इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली मीन क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिंपल वर्ड मीन्स द रोड, द रेलवेज, द हॉस्पिटल्स, द school, all those, the drainage, all these facilities are come under इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जितने भी फैसिलिटीज़ होते हैं गवर्नमेंट से जो प्रोवाइडेड होते हैं, हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, इन सब फैसिलिटीज़ को ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आप सुनिएगा जरूर ठीक से, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर. Some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railway, ports, water transport, posts, and telegraph. But the main aim motive behind such infrastructural development was to serve various colonial interest. तो ये जो बोल रहा है पहला लाइन, ये जो 3 लाइन में जो आपको बताया गया है, इसका मतलब क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ था जो ब्रिटिश के टाइम में, वो बहुत ज़्यादा ही पुअर था, मतलब बहुत ज़्यादा ही पैथेटिक स्टेज में था। ऐसा रीज़न क्यों था, जैसे कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने समझा होगा कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, तब अच्छी तरीक़े से आप समझेंगे कि क्या था उस टाइम में। ब्रिटिश का एक ही मोटिव था कि इंडिया को डेवलप तो करना नहीं है, बिल्कुल ही मोटिव उनका ये था कि अपने आप को डेवलप करना है। तो अपने आप को डेवलप करने के लिए जितना भी फैसिलिटीज़ था उन्होंने खुद के लिए बनाया था। तो और जो भी इंडियन को प्रॉफिटेबल है या तो इंडियन के लिए यूज़फुल है, वो फैसिलिटी उन्होंने कभी भी डेवलप नहीं किया। जो भी कुछ रेलवेज़ बनाया उन्होंने, रेलवेज़ का लाइंस वगैरह हुआ, उसके बाद रोड्स हुआ, पोर्ट्स हुआ, वो सब खुद के लिए, खुद के सहूलियत के लिए उन्होंने बनाया। सो दैट वाज द मेन मोटिव, एंड जो भी बनाया वो भी बहुत कम था उस टाइम का डेवलपमेंट के अनुसार। सो it is clearly in the whole chapter you can see how British ruined or you can say plunder India. Now one by one point wise हम लोग देखेंगे कि रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, वाटरवेज, ये सब का क्या क्या फैसिलिटीज था और किस हाल में था वो, ठीक है। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड बिलो। रोड्स, अब रोड्स का क्या हाल था देखते हैं। The colonial administration could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of fund. तो बुक के अनुसार उन लोगों के पास फंड नहीं था, फंड के कमी के वजह से उन्होंने जो रोड्स ज़्यादा डेवलप नहीं किया, बोलने का ये है। बट व्हाट डू यू थिंक, दे हैड फंड्स, they had huge amount of funds, because you know India was known as golden bird before British came to India. We were very rich, our heritage are rich, we had lot of rich kingdoms during that time. but क्या था, उन्होंने सारा जो है वो इंग्लैंड लेके गए अपने पास, and they try to develop themselves over there rather than here. So roads basically they built only for their one purpose, that is to serve their own purpose and take the raw materials from here or take the expensive material from India to their country. So अब वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। The roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army, शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया। अब ये मोबिलाइजिंग आर्मी मतलब क्या होता है, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने रोड का यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कोने में हमारा जो इंडिया था वो डिफरेंट टेरिटरीज में बटा हुआ था, डिफरेंट किंग्स थे उसके, अलग अलग मतलब बहुत सारे स्टेट था, बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स था। तो उन सब से फाइट करने के लिए, उनको अपने अंडर में लेने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में लेने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत जगह अपना आर्मी मोबिलाइज किया। तो इसके लिए भी उन्हें रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलिए हम देखते हैं, दैट इज देयर ऑलवेज रिमेन्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ऑल वेदर रोड्स मतलब क्या होता है, ऐसा रोड जो हर सीजन में यूज़ किया जा सके। यू माइट हैव सीन in different part of our country till now that there are some kacha roads, maybe made up of bricks, maybe made out of just with muds or maybe pebbles, ऐसे करके बहुत सारे पत्थर के, बहुत सारे मतलब काम चलाओ रोड जो पब्लिक क्या करते हैं, खुद में ही बना लेते हैं कभी कभी, और गवर्नमेंट भी कभी कभी ब्रिक्स रोड्स बना देती है। तो वो क्या होता है ना, बारिश के सीजन में उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, या तो टूट जाता है या तो उसमें मिट्टी लग जाता है, तो बहुत सारा काई वगैरह जम जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वो ऑल वेदर रोड नहीं है, जो पिच रोड है उसे ऑल वेदर रोड कंसीडर किया जाता है। सो
As a result, people living in these areas suffered badly during natural calamities and famines. तो नेचुरल क्लेमिटीज मतलब कोई फ्लड आ गया जैसे, तो फ्लड के टाइम में क्या होता था, वो रोड टोटली टूट टूट के चला जाता था, और नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी जम जाता था, पानी जमने के चलते वो रोड भी और भी ख़राब हो जाता था, या तो थोड़ा ही बारिश हुआ उसमें भी बहुत ख़राब हो जाता था। तो इसी रीजन्स के वजह से वो रोड जो था यूजफुल नहीं था, जो जितना भी रोड उन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव रेलवेज। The most important contribution of British rule was to introduce railways in India in 1850। ये बहुत एक important question है, when was, इससे क्वेश्चन आ सकता है एक ऐसे कि when was railway introduced in India। So आप लोग आंसर दे सकते हो in 1850। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, या तो ऑप्शन के साथ पूछ ले। तो ये बहुत याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर से। So the railway was introduced in 1850. The railway affected the structure of Indian economy in two important ways। तो फिर इन्होंने रेलवे क्यों डेवलप किया? रेलवे भी इन लोगों का डेवलप करने का खुद का ही मोटिव की वजह से इन्होंने रेलवे को भी डेवलप किया कि जो गुड्स है एक जगह से दूसरा जगह ले पाए, आर्मी को मोबिलाइज कर पाएँ, और जो पोर्ट्स तक रेलवे कनेक्शन कर लें, ताकि पोर्ट्स के थ्रू, शिप के थ्रू, पहले तो ऐसे कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो बहुत कम होते थे, तो उन्होंने उस जगह अपना पोर्ट्स तक क्या किया, रेलवे स्टेशंस बनाया, वहाँ पे वो लोग अपना जगह जगह वहाँ से इंग्लैंड वगैरह ले जाया करते थे गुड्स। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में। रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। तो रेलवे बनाया तो था उन लोगों ने खुद के यूज़ के लिए, बट क्या हुआ, हम लोग के लिए भी बहुत यूज़फुल हुआ, और रिवोल्ट जो था, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ। क्या हुआ, लोग उससे इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे थे, या तो ट्रैवल कर पा रहे थे, एक दूसरे से मिल पा रहे थे, प्लानिंग कर पा रहे थे, तो इससे क्या हुआ, ईजी हो गया इसके लिए, इससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं, द फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने 1854, ये वाला एक पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पहला ब्रिज था, ठीक है, जो बॉम्बे और थाने के बीच में जो पहला जो रेल लाइन या तो रेल का ट्रैक जो डाला गया था, उसका जो ये है पिक्चर है जो ब्रिज का। सो दे जस्ट ट्राई टू गिव देयर ओन बेनिफिट एंड दे डिड नॉट वांटेड अस टू बेनिफिट। सो उन्होंने जितना भी काम किया खुद के बेनिफिट के लिए किया। नाउ it enhanced the commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economies in India। So जैसे कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स था जितना भी वो बेच पा रहे थे, फार्मर बेच पा रहे थे एक दूसरे से दूसरा जगह ले जाके, क्योंकि जब रेलवे का गुड्स ट्रेन वगैरह आना भी शुरू हुआ, जो ब्रिटिश खुद के लिए यूज़ करते थे, बट इंडियन फार्मर्स क्या किए, उसको खुद के यूज़फुल के लिए भी यूज़ करना शुरू किए। उससे क्या हुआ, जैसे शुगर कैन हो गया, या तो टी हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रोडक्ट है, रबर हो गया, बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है इंडियन भी एक दूसरे जगह से, वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, वो ले आना शुरू कर दिए। तो इससे उनको भी फ़ायदा हुआ। उससे पहले क्या था, एग्रीकल्चर का जो मेनली प्रोडक्ट था वो बहुत लोकल मार्केट में ही सेल होता था, लॉन्ग डिस्टेंस जाना बहुत मुश्किल था, या तो बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए ट्रेडर्स जो हैं ज़्यादातर, या तो फार्मर तो वैसे भी बहुत पुअर हुआ करते थे उस टाइम में भी, तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट इज रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड, बट इट बेनिफिटेड द ब्रिटिश मोर देन द इंडियंस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज led to huge economic losses to Indian economy। तो ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हुआ, क्योंकि जो ये नया प्रोजेक्ट था, आपको पता है कोई भी नया प्रोजेक्ट सेटअप करने में क्या होता है, बहुत पैसा लगता है, और ब्रिटिश जो क्या करते थे, इनकम का सोर्स जो है इंडिया में उनके लिए कुछ नहीं था। इनकम का सोर्स इसलिए कुछ नहीं था क्योंकि वो लोग जितना भी इंडस्ट्रीज था उसको वो लोग ऑलरेडी अपने मन से ही सबको बर्बाद कर रहे थे। तो इससे क्या होगा, इनकम का सोर्स कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से मिलेगा, तो वो जितना भी पैसा होता था वो इंग्लैंड लेके चले जाते थे, सारा पैसा वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करने का कोशिश करते थे। तो इसीलिए उनको इकोनॉमी पे, हम लोग का इकोनॉमी पे लॉसेस होने लगा। और ब्रिटिश का मेन मतलब इंडिया छोड़ के जाने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया जो था टोटली क्या हो गया था, उन्होंने पूरा इंडिया को, मतलब बोलता है ना जैसे आम को आप खा के फेंक देते हैं तो कुछ बच नहीं जाता है, तो वैसा ही था, जो ब्रिटिश ने पूरा इंडिया को एकदम पूरे अच्छी तरीक़ा से प्लंडर कर लिया। फिर वो सोचा कि अब तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, हमें और उल्टा खर्चा करना पड़ेगा, लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर। एनीवेज, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट।
British government took measures for developing the water and air transport. However, their development was far from satisfactory. Satisfactory नहीं था. क्यों नहीं था satisfactory? Obviously you know that main reason was that they just did everything for themselves. तो बहुत ही कम रिसोर्सेज उन्होंने डेवलप किया, जो भी रिसोर्सेज था उन्होंने खुद के लिए डेवलप किया, तो इसी से ज़्यादा यूजफुलनेस नहीं था, बोल के सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. Inland waterways proved to be uneconomical, as in the case of coastal canals on Orissa coast. These canals was built at a huge cost, but it failed to compete with railways. Finally, canal had to be abandoned. So क्या हुआ, जो बना था, जो inland waterways बना था, जैसे रिवर वगैरह के लिए जो बना था, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो गया. अनइकोनॉमिकल होने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव हो गया. तो एक्सपेंसिव होने का चक्कर में क्या हुआ, आदमी लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते थे. तो अब अगर कोई भी उस टाइम में तो पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा पुअर थी, तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा उसको वहाँ तक ले जाने में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ जाता है, पैसा दाम ज़्यादा लग जाता है, तो ऑब्वियसली उसे पब्लिक यूज़ नहीं करेगी. तो पब्लिक मीन्स जो है, पब्लिक के लिए जो भी चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए थोड़ा चीप रेट का होना चाहिए, थोड़ा इकोनॉमिकल होना चाहिए, ना कि अनइकोनॉमिकल होना चाहिए. ठीक है. फोर्थ इज कम्युनिकेशन. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पोस्ट था और टेलीग्राफ था वो मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था. पोस्ट मेनली यूज़ होता था, जनरल पब्लिक यूज़ करते थे एक दूसरे से लेटर वगैरह ये इसके लिए, और जो टेलीग्राफ था वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था उस टाइम में. अगर किसी को बहुत अर्जेंटली मैसेज वगैरह पहुंचाना है तो वो पहुंचा सकते थे, बट इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव ड्यूरिंग दैट टाइम. बट एक वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ होता था मैसेज सेंड करने के लिए किसी को. तो मेनली जो टेलीग्राफ है वो गवर्नमेंट जो है यूज़ करती थी, ब्रिटिश किया करती थी. चलिए देखते हैं आगे. The introduction of expensive system of electrical telegraph in India served the purpose of maintaining law and order. तो मैंने बताया जैसे टेलीग्राफ जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ज़्यादातर वो क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को देखने के लिए ही यूज़ किया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट. The postal services, despite serving the useful public purpose, remained all through inadequate. तो इनएडिक्वेट था. क्यों? जैसे कि आपको पता है, आप सुनते होंगे अपने दादाजी से कहानी या तो अपने पिताजी लोग से कहानी, या तो बहुत जन से सुनते होंगे कि दादाजी मेनली आपको बता पाएंगे उस टाइम का जो क्या हाल था देश का, कि एक एक लेटर जो था 2-3 महीना लग जाता था जाने आने में. तो उससे क्या होता था, प्रॉब्लम होता था. सपोज आपको एक न्यूज़ अभी आपको चाहिए होता, वीडियो चैट कर लेते हैं या तो फ़ोन कर लेते हैं या तो व्हाट्सएप कर लेते हैं. बहुत सारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है अभी. तो आप इजीली विद इन अ सेकेंड आप कोई भी मैसेज रिसीव या दे सकते हैं किसी को. तो बहुत इजी हो गया है वो चीज़ और बहुत चीप रेट में हो गया है. बट उस टाइम में कोई एक लेटर जाना मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे भी लग जाता था और कभी कभी पहुंचता भी नहीं था. तो कितना डिफिकल्ट होगा सिचुएशन आप समझ सकते हैं. ठीक है. तब चल देखते हैं हम लोग इसी चीज़ को जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखते हैं. रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो उन्होंने डेवलप किया उसका रीजंस क्या था, जितना भी उन्होंने डेवलप किया. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people but to serve their own colonial interest. अब मैंने बताया जैसे कि आपको उनका खुद का पर्पस सर्व करने के लिए उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप किया था. चलिए. द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन द इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स. तो जो भी रोड्स उन्होंने बनाया था वो खुद के लिए बनाया था. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मोबिलाइजिंग आर्मी फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स, यहाँ तक जाने के लिए उन्होंने ये खुद के लिए बनाया था. ठीक है. इंग्लैंड और द ल्यूरिकेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन, मतलब जो जो फॉरेन डेस्टिनेशन तक उन लोगों को जाना था या तो ये करना था, उस जगह तक गुड्स पहुँचाने के लिए उन्होंने रोड्स खुद के लिए डाला था. रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर मेनली फॉर 3 रीजन्स. क्या क्या रीजन्स था उसको जीस्ट में हम लोग देख लेते हैं. तो 3 रीजन. फर्स्ट रीजन था टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी. वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए और अच्छे से कंट्रोल कर पाए ताकि वो जो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाए. ठीक है. नेक्स्ट वॉज दैट टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे विथ मेजर पोर्ट्स. तो फॉरेन ट्रेड मतलब
खुद का कंट्री में जो लेके जाते थे गुड्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स वगैरह, वो उसके लिए भी ईजी था। और दूसरे देशों में थोड़ा थोड़ा जो ट्रेड हुआ करता था, जैसे श्रीलंका, चाइना वगैरह से जो थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ करता था, वहाँ तक ले जाने के लिए वो यूज़ करते थे रेलवे का। जैसे कि रेलवे से पोर्ट्स तक कोई भी सामान आता था, उसके बाद वहाँ से शिप में चला जाता था दूसरे कंट्री को, ठीक है। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। तो देखिए, गवर्नमेंट का मेनली फंक्शन होना चाहिए, एक ही फंक्शन होना चाहिए कि प्रॉफिट नहीं, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, सबसे बड़ा कि मैंने भलाई करने का होना चाहिए। बट वो क्या थे, ब्रिटिश जो थे, दे वर यूजिंग दिस एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे रिटर्न उन्हें मिले। तो जिस चीज़ में उनका रिटर्न था उसी चीज़ को वो लोग डेवलप करना चाहते, जिस चीज़ में उनका प्रॉफिट नहीं था उस चीज़ को बिल्कुल ही वो देखते नहीं थे और निगलेक्ट कर देते थे। लेकिन गवर्नमेंट का एक्चुअली जो रियल गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री के बारे में सोचती है, उसका मेन मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वेलफेयर करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है। तो the last point is a system of electrical telegraph was introduced at high cost to serve the purpose of maintaining law and order. So इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, बट उसको बहुत क्विक वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस था, तो इसलिए ब्रिटिश जो क्या था उसको यूज़ किया करते थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ओवर हो चुका है और हम लोगों ने पूरे चैप्टर को ठीक से समझा। अगर आपको वीडियो, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।